नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। डेली क्वेश्चंस की श्रृंखला में करंट अफेयर्स में आज हम लोग जो है 4 जुलाई 2019 के करंट अफेयर्स देखेंगे। जो टॉप 10 करंट अफेयर्स हैं 4 जुलाई के, और उनसे जुड़े जो प्रमुख तथ्य हैं उनको व्याख्यात्मक रूप से देखेंगे। खासकर जो है उनसे जो जीके के क्वेश्चंस जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि प्रायः जो है करंट अफेयर्स के साथ में उससे लगे हुए जो है जीके के क्वेश्चंस को भी रिलेट कर पूछ लिया जाता है। तो करंट अफेयर्स के साथ में जीके को अटैच करते हुए चलना जो है ये एक अच्छी रणनीति है करंट अफेयर्स और जीके दोनों को तैयार करने की। तो इस लेक्चर में आज हम लोग जो है 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो है आप हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक है, टेलीग्राम चैनल है, और इनसे जुड़ सकते हैं। सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं। और इन वीडियोस की पीडीएफ फाइल रेगुलरली जो है टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम के चैनल पर अपलोड कर दी जाती है, जिसका लिंक आपके सामने दिया हुआ है। आप सर्च करने के लिए @डिकोड एग्जाम सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में जाकर। उससे भी आपको जो है इस चैनल को फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेगमेंट। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल ही में जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया ऑपरेशन खुमार, ये ऑपरेशन खुमार किससे संबंधित है? इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। बिल्कुल नया टर्म है, हो सकता है आप लोगों में से अधिकांश लोगों ने ना सुना हो। तो ये ऑपरेशन खुमार किससे संबंधित है? ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है। ऑपरेशन खुमार पंचायतों को तंबाकू से मुक्त करने के लिए, यानी टोबैको फ्री करने के लिए चलाया गया है, और ये जम्मू कश्मीर के एक विशेष जिले में चलाया जा रहा है, जिसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले के 1312 पंचायतों को तंबाकू और तंबाकू से बने उत्पादों से मुक्त करने के लिए ऑपरेशन खुमार चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को स्कूल से 100 यार्ड की दूरी पर स्थित टोबैको बेचने वालों पर फाइन लगाने के लिए आदेश दिया गया है। यानी कोई भी विद्यालय है, उससे अगर जो है 100 यार्ड के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार से तंबाकू या तंबाकू से बने उत्पाद को बेच रहा है तो उस पर फाइन लगाया जाए, जुर्माना लगाया जाए, जिससे जो है तंबाकू की बिक्री को हतोत्साहित किया जा सके। ये इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न, पहली बार भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला पहली बार जो है आयोजित हो रहा है, और इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। इससे जुड़े हुए बातें जानते हैं हम। तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा। वेन्यू पूछा ही जाता है, आपको याद भी रखना है। ये प्रोग्राम किसानों की आय को 2022 तक दोगुने करने की पहल में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होगा। यानी इसका जो सबसे मूल उद्देश्य है वो ये है कि किसानों की आय को 2022 तक दुगना करना। यह मेला कृषि निर्यात नीति के अनुसार आयोजित होगा। इसमें विभिन्न प्रकार के उत्पाद किसानों द्वारा पेश किए जाएंगे। तो ये कृषि के उत्पादों की एक तरह से इसमें प्रदर्शनी भी आयोजित होगी। अगला देखते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग से 2030 तक भारत में कितनी नौकरियों खत्म हो जाएंगी? तो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से नौकरियों पे खतरा हो सकता है। तो अपने आप में सुनने में एक जो है अलग सी रिपोर्ट लगती है, लेकिन जैसा कि जानते हैं कि भारत जो है बहुधा एक गर्म देश है, और यहाँ पर जो है प्रतिवर्ष जो टेम्परेचर है गर्मियों का वो लगातार बढ़ रहा है। हम सभी उसको महसूस कर रहे हैं, और गर्मियों में जो है लगातार इस तरह से तापमान की बढ़ोतरी जो है, जो हमारी वर्किंग स्किल है उसको जो है बहुत ज़्यादा सीमित करती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आप जाड़ों में किसी भी काम को ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं, और गर्मियों में हम अपेक्षाकृत जो है गर्मी से बचने के प्रयासों में ही अपना बहुत सारा समय व्यर्थ कर देते हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 34 मिलियन जो है नौकरियां भारत से 2030 तक खत्म हो सकती हैं, अगर इसी स्पीड में ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव जारी रहेगा। अब इसमें और भी क्या खास बातें हैं वो देखते हैं।
आईएलओ की जो रिपोर्ट है इसका नाम क्या है? वर्किंग ऑन अ वार्मर प्लेनेट, द इम्पैक्ट ऑफ हीट स्ट्रेस ऑन लेबर प्रोडक्टिविटी एंड डिसेंट वर्क। तो ये इसकी जो है पूरा इसका नाम है रिपोर्ट का। इसके अनुसार ग्लोबल वार्मिंग से कार्य करने वाले घंटों में कमी आएगी, क्योंकि व्यक्ति कम काम करेंगे, साथ ही वायुमंडल का तापमान बढ़ने पर सभी लोग बीमार होंगे और यह प्रभाव सीधा नौकरियों पर आएगा। हीट स्ट्रेस उस अवस्था को कहते हैं जहां पर किसी स्थान का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है। तो ये भी एक जो है अच्छा फैक्ट है याद रखने के लिए कि हीट स्ट्रेस मतलब किस अवस्था को कहा जाता है, जब कहीं का तापमान 35 डिग्री से अधिक हो जाए और वहाँ पर आर्द्रता भी उसी अनुपात में काफ़ी बढ़ जाती है, तो जो वहाँ का वर्किंग माहौल होता है वो गर्मी की वजह से हीट स्ट्रेस में तब्दील हो जाता है। भारतीय नौकरियों पर इसका असर होगा और इससे 2030 तक 34 मिलियन नौकरियां जो है समाप्त हो सकती हैं। आईएलओ क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में वहाँ पर स्थित है। साथ ही इसके सदस्य देश कितने हैं? 187, जिसमें से 186 वे सदस्य हैं जो यूनाइटेड नेशंस के भी सदस्य हैं। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें वर्तमान में कुल 193 सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के गृह मंत्रालय द्वारा देश भर के पुलिस स्टेशनों के सर्वे के बाद देश में किस पुलिस स्टेशन को क्राइम को रोकने, लोगों की रक्षा करने में प्रथम स्थान दिया गया है? तो ये प्रथम स्थान कालू पुलिस स्टेशन को दिया गया है। अब ये कालू पुलिस स्टेशन कहाँ पर है? ये राजस्थान राज्य में है। राजस्थान के जिला बीकानेर में स्थित है। तो इसको पूरे देश में जो है क्राइम को रोकने और अन्य मानकों पर जो है पहला स्थान दिया गया है। गृह मंत्रालय ने देश भर के लगभग 15,666 पुलिस थानों का इसमें सर्वे कराया था। कालू पुलिस स्टेशन को पहला स्थान स्वच्छ पुलिस स्टेशन, महिलाओं को समर्पित सहायक डेस्क, क्राइम को पहचानने की प्रभावशाली नीति और लोगों से अच्छे व्यवहार, इन सभी चीज़ों को एक साथ ध्यान में रखकर जो है कालू पुलिस स्टेशन को चुना गया है। अगला प्रश्न, किसे यूरोपियन सेंट्रल बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक का नया अध्यक्ष क्रिश्चियन लेगार्डे को चुना गया है। इससे संबंधित चीज़ें देखते हैं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की स्थापना 1998 में हुई थी। सभी यूरो देश, जितने भी यूरो देश हैं या यूरो क्षेत्र में रहते हैं, यूरो एशिया क्षेत्र में, वे इसके सदस्य हैं। क्रिश्चियन लेगार्डे को उसका अध्यक्ष चुना गया है। फिर वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालापास इस समय जो है वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। और मारिया फर्नांडा इपिनोसा ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष हैं। किस राज्य में ड्रग्स के खिलाफ जमीनी स्तर पर एक अभियान चलाया गया है जिसका नाम दिया गया है विमुक्ति अभियान? तो आपने विमुक्ति अभियान के बारे में 2-3 साल पहले भी अगर आप जो है तब से तैयारी कर रहे हैं तो सुना होगा। सबसे पहले विमुक्ति अभियान जो ये टर्म दिया गया था, ये बिहार राज्य में जो शराबबंदी और नशा मुक्ति के खिलाफ आंदोलन छेड़ा गया था, सामाजिक आंदोलन, उसको दिया गया था। लेकिन अगर वर्तमान संदर्भ में बात करें जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वर्तमान संदर्भ में केरल राज्य को में जो है ये विमुक्ति अभियान चलाया गया है। इसमें ग्रास रूट लेवल यानी जो बिल्कुल निचले स्तर पर जो जाकर ड्रग्स को पूरी तरह से खत्म करने के लिए, अल्कोहल से होने वाली हानि के प्रति सजगता या जो है जन जागरूकता करने के लिए ये अभियान केरल राज्य में चलाया जा रहा है, जो अपनी तरह की जो है एक नई जो है पहल है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। किस देश की सीनेट ने भारत को नाटो सहयोगियों जैसा दर्जा देने के लिए कानून पारित किया गया? तो बिल्कुल रिसेंट खबर है। नाटो सहयोग, भारत नाटो का सदस्य तो है नहीं, लेकिन नाटो सहयोगियों जैसा दर्जा देने के लिए यूएसए ने, अभी यूएसए की सीनेट ने जो है एक कानून पारित किया है। अब इसके बारे में जानते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं। अमेरिकी सीनेट ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक कानून पारित किया है जिससे भारत का दर्जा अमेरिका के नाटो सहयोगियों जैसे
इजराइल और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के समान हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, भारत को भी जो है अत्याधुनिक तकनीकी, जिस प्रकार से नाटो सहयोगियों को मिलती है उस प्रकार से भारत को भी ये सारी प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण हो सकेगा। अब भारत अमेरिका आतंकवाद समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। इससे तकनीकी के क्षेत्र में शीर्ष पर भारत पहुंच जाएगा। वर्तमान में भारत अमेरिका का गैर नाटो सहयोगी है और यह दर्जा मिलने के बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य नाटो सहयोगियों की तरह भारत भी शीर्ष टेक्नोलॉजी तक पहुंच जाएगा। यानी सबसे बड़ा जो है अमेरिकी कानून का फायदा होगा कि भारत को भी जो है शीर्ष जितनी भी प्रौद्योगिकी हैं रक्षा, संचार, आतंकवाद से लड़ने के लिए वो प्राप्त हो सकेंगी। अमेरिकी संसद, जिसको कांग्रेस कहा जाता है, में प्रतिनिधि सभा एवं सीनेट 2 सदन होते हैं। नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसमें कुल सदस्य 29 हैं और उत्तर अमेरिका और यूरोपियन देश को मिलाकर जो है कई देशों से 29 देशों से इसकी स्थापना हुई है और इसका जो मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का कौन सा देश जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल का सर्वाधिक हिस्सेदारी रखता है, यानी सबसे पास ज्यादा जो है फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन किस देश के पास है। तो सबसे ज्यादा जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल सऊदी अरब के पास है, क्योंकि आप जानते हैं कि ज्यादातर जो है तेल के कुएं या तेल का भंडार जो है वहां से ही, और खासकर फॉसिल फ्यूल पर आधारित वो भंडार है। जीवाश्म ईंधन कैसे बनता है, कई साल पहले जो वनस्पतियां और जीव जो है जलकर या दलदलों में फंस कर जो है जो दब जाते थे, उन पे परत दर परत जो है चट्टाने जमने से और अत्यधिक जो है दाब पड़ने से, दाब और ताप का एक कंबाइंड इफेक्ट होने से जीवाश्म फ्यूल या जीवाश्म ईंधन बनता है, जो कि एक नेचुरल जो है ईंधन है। इसका उद्भव लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व जीवों के जलकर उच्च दाब और उच्च ताप में दबने से हुआ था। अब सऊदी अरब में 100% जीवाश्म ईंधन है, जापान में 93%, रूस में 92%, ऑस्ट्रेलिया में 90% और भारत में 74%। तो इस दृष्टि से आपको भारत का भी याद रखना होगा कि भारत में कितने प्रतिशत जीवाश्म ईंधन है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए ने किस संस्था को आतंकवादी संस्था की लिस्ट में डाल दिया है या आतंकवादी संस्था घोषित कर दिया है? तो ये क्या है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को जो है अमेरिका ने आतंकवादी संस्था घोषित कर दिया है। अमेरिका ने कहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सुरक्षा बलों और आम जनता को टारगेट करता है, हिंसा फैलाता है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पिछले वर्ष बहुत सारे हमले किए, इन्हीं के आधार पर इसे आतंकवादी संस्था घोषित किया गया। तो ये कोई वैश्विक लेवल पर आतंकवादी संस्था इसको नहीं घोषित किया गया है, ये अमेरिका की जो अपनी सूची है तो उसमें जो है इसको ये आतंकवादी देश घोषित किया गया है। किस भारतीय खिलाड़ी ने अंडर 19 एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में गोल्ड प्राप्त किया है यानी प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, वीर चोटरानी। वीर चोटरानी ने अंडर 19 एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में ये पहला पदक या गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने CS फड़ते को हराकर इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ये प्रतियोगिता मकाऊ यानी चाइना में आयोजित हुई थी। इस जीत के साथ वे तीसरे ऐसे भारतीय बन गए हैं जिन्होंने एशियन ट्रॉफी में कोई पदक जीता है। तो तीसरे बने हैं। तो पहला कौन था, पहले हैं रवि दीक्षित, उसके दूसरे नंबर पे थे बेला सेंथिल कुमार। और पहली बार एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप 1983 में सिंगापुर में आयोजित की गई थी। मकाऊ चीन में हुई यह प्रतियोगिता 26वां संस्करण था इस चैंपियनशिप का। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 10 प्रश्न और उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण व्याख्या को देखा और इसी तरह से ये हमारी सीरीज रेगुलर बेसिस पर जारी है। मैं आपसे फिर से अनुरोध करूंगा
कि अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और साथ ही में अपने सारे दोस्तों के बीच जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके साथ जो है इन वीडियोस को शेयर करिए। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए जिससे आपको जो है इनकी रेगुलर पीडीएफ मिलती रहे और आप जो है पीडीएफ से जो है इसको रिवाइज करते रहें। तो फिर कल मैं हाजिर होता हूं नई श्रृंखला के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।